Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering and welcome to the YouTube channel of Engineering College बाड़मेर। So students, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ही वो रहेगा यूनिट लोड मेथड। ठीक है, जैसे कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था मेथड ऑफ एनालिसिस, काफ़ी सारे मेथड्स थे। तो उनमें जो फोर्स मेथड के अंदर, ठीक है, एफसीसी जो हमने मेथड बताया था आपको, फोर्स कंपेटिबिलिटी, या फिर आप उसको कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड बोल सकते हो, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट मेथड, उनके अंदर एक मेथड पढ़ा था हमने यूनिट लोड मेथड। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिलेटेड रहेगा आर्टिकुलेटेड फ्रेम्स, यानी कि आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि मेरी पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, या फिर मैं क्या कह सकता हूं उन्हें, मेरे ट्रसेस, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जिनके अंदर मेजरली टू ही कंपोनेंट्स हमारे पास प्री डोमिनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। और अगर फोर्सेस की बात करूं तो कहाँ लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे अप्लाई होंगे जॉइंट्स के ऊपर, और इंटरनल में सिर्फ एक ही मेरे पास स्ट्रेस प्रोफाइल, स्ट्रेस फंक्शन यहाँ पर जनरेट होगा, और वो कौन सा होगा, एक्सियल, जिसके दो पार्ट अगेन कंप्रेशन और टेंशन हो जाएंगे। तो चलिए इन पिन जॉइंटेड ट्रसेस के बारे में, यूनिट लोड मेथड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। जैसे आपको याद होगा हमारे ट्रस्ट के लेक्चर में मैंने आपको एक बाय फॉर्मूला डिराइव करके बताया था कि मिनिमम डिटर्मिनेट और स्टेबल ट्रस्ट के लिए, स्टेबल पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के लिए मेरे को नंबर ऑफ मेंबर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, m इक्वल्स टू 2j-3 के। ठीक है, जिसमें m तो क्या हो जाता था, वेयर आर m इज नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट। I had to check my mic because when I was recording this video before, I forgot to turn on my mic here. So number of member is m and meaning of j is number of joints available. ठीक है, और इन joints के ऊपर जो support के ऊपर आप देते हो ना, उनको भी include करना है, supports also included here. ठीक है, और ये जो 3 है हमारा यहाँ पर, ये 3 किस चीज को डिनोट कर रहा है, मीनिंग ऑफ दिस 3 इज अवेलेबल कंडीशन इक्वेशंस, अवेलेबल कंडीशन इक्वेशंस, यानी कि 3 मेरा यहां पर ये क्या बन जाता है, एक तरह से इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूं। किनकी बात कर रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन की, जो कि क्या हो जाती है, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड मोमेंट अबाउट ए पॉइंट 0। अगर इन 3 के अलावा हमारे पास और कोई सेपरेट कंडीशन हो जाती है, यानी कि जैसे हमने पिन या फिर लिंक प्रोवाइड करा दिया, तो उनकी वजह से एडिशनल में पिन की वजह से एक और लिंक की वजह से मेरे पास दो एडिशनल यहाँ पर कंडीशन इक्वेशन मेरे पास प्रोवाइड हो जाती हैं। तो आपको 2j माइनस उधर 5 करना पड़ जाएगा लिंक के केस में, और 2j-4 करना पड़ जाएगा पिन के केस में। ठीक है, तो आगे अगर देखें ट्रस की अगर बात करूं, ट्रस की मैंने बात की है, तो ट्रस मेरी कैसी स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर लोड्स बोल दो आप, कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, अप्लाइड एट दी जॉइंट्स ओनली। क्योंकि अगर बीच में किसी मेंबर पर अप्लाई कर दोगे, मान लो ये मेंबर है उसका, ट्रस का इस तरह से कुछ बना हुआ था, ठीक है, इस मेंबर के ऊपर अगर आपने बीच में कहीं यहाँ लोड लगा दिया तो उसकी वजह से यहाँ बेंडिंग हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट उस पर्टिकुलर मेंबर के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो कि हम ट्रसेस के अंदर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल लोडिंग और फोर्सेज आर अप्लाइड ओवर जॉइंट्स ओनली। ठीक है, अब जॉइंट के ऊपर आपने फोर्सेस अप्लाई किए हैं, तो मेंबर के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेसेस तो डेवलप होंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रेसेस डेवलप इन मेंबर होंगे वो कौन से हो जाएंगे, stresses developed in member will be axial only। ठीक है, will be axial only, और axial के आगे दो पार्ट हो जाएंगे मेरे पास, कौन कौन से, कंप्रेसिव एंड सेकेंड वन विल बी माय टेंसाइल। ओके, अब आपको अगर याद हो फर्स्ट लेक्चर में कंप्रेसिव और टेंसाइल किस तरह से जनरेट होते हैं और क्या उनका इफेक्ट होता है,
ठीक है, जो अभी लेक्चर जिन्होंने पुराने देखे हैं वो तो समझ जाएंगे, वरना मेरा सजेशन है बेटा फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप आगे प्रोसीड करिए। ठीक है, तो कंप्रेसिव जब फोर्स किसी मेंबर के ऊपर लगता है इस तरह से, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाएगी, तो ये क्या करता है, मटेरियल को शॉर्ट करने की कोशिश करता है। उस मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशन तो आएगा लेकिन उसे ये शॉर्ट करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर डेवलप हो रहे हैं तो मटेरियल की क्या हो जाएगी, वहां पर शॉर्टनिंग हो जाएगी। और उसी तरह से अगर टेंसाइल जनरेट हो रहे हैं तो वो खींचने की कोशिश करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एलोंगेशन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन। तो क्योंकि एक्सियल स्ट्रेसेस की वजह से हो रहा है इसलिए इस डिफॉर्मेशन का नाम क्या आ जाता है, एक्सियल डिफॉर्मेशन। और अगर आपको पता हो, जहां बाय हुक्स लॉ अगर वैलिड करा देते हैं हम, वैसे तो पूरी सोम और टोस में यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर हुक्स लॉ, लीनियर इलास्टिक मटेरियल वगैरह ये कंडीशन हम ऑलरेडी लेकर चलते हैं, फिर भी बाय हुक्स लॉ हमारे पास एक कंडीशन क्या बन जाती है कि एक्सियल डिफॉर्मेशन, जिसको डेल या डेल्टा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू आती है पी एल अपॉन ए ई। ये इक्वेशन देख के आपको कुछ ना कुछ जरूर याद आ रहा होगा। ये यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं बताया, यहाँ पर मैंने क्या बताया, या तो डेल होगा या डेल्टा हो जाएगा, दोनों में से कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है डिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डिफॉर्मेशन ऐसे लिख भी दूं, डिफॉर्मेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगा मेरे पास, पी एल अपॉन ए ई। अब क्योंकि ट्रसेस के अंदर, हमने ध्यान से सुनना, क्योंकि ट्रसेस के अंदर, उसका मतलब ये जॉइंट पर हमने एक्सटर्नल लोड लगाए, उसकी वजह से जो डेवलप होने वाले स्ट्रेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल होंगे। और एक्सियल के कारण आने वाला जो एक्सियल डिफॉर्मेशन है वो देखिए बच्चों किस तरह का होगा, पी एल अपॉन ए ई। बेसिकली किसी ट्रस के अंदर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर डिफॉर्मेशन बताना है, उसके लिए जो बेसिक इक्वेशन यूज की जाएगी वो कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, पी एल अपॉन ए ई। जिसमें पी तो क्या हो जाता है मेरा, आई होप सो आपको समझ आ गया अगर लिख लिया होगा आपने, वरना बैक करके उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। पी का मतलब जहां पर मेरे पास क्या था, इक्वेशन मेरे पास क्या बन के, एक्सियल डिफॉर्मेशन की डेल्टा इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। पी का मतलब क्या है इसमें, लोड। ठीक है, स्ट्रेस मत ले लेना, लोड या फिर फोर्स, जिसको जनरली हम मेजर करते हैं किलो न्यूटन में, चाहे तो आप न्यूटन में भी रख सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तब सभी यूनिट्स एक ही डायमेंशन की होनी चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो उसकी वजह से सोल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, एल का मतलब है यहाँ पर लेंथ ऑफ मेंबर। एल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, लेंथ ऑफ मेंबर। लोड फोर्स इन मेंबर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, इन मेंबर अंडर कंसिडरेशन, ये मेंबर अंडर कंसिडरेशन आप हर जगह लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ मेंबर अंडर कंसिडरेशन, जिसके अंदर हम लोड और फोर्सेस को इवेल्युएट करने जा रहे हैं। ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हमारे पास हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिन्होंने पुराने लेक्चर देखे उन्हें पता होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, यहाँ पर फिर से नहीं बताया जाएगा, प्रीवियस लेक्चर देखें, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह सबके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। और ई क्या है मेरा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। This one is my Young's modulus of elasticity. ओके, जनरली किस में मेजर होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है एक्सियल डिफॉर्मेशन का। अब जब हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से उस मेंबर में कितना चेंज आ रहा है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। और जब वर्टिकल डिफॉर्मेशन उस जॉइंट का हमें देखना होगा, तब वर्टिकल जितना भी उसके अंदर लोड आ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, उसके कारण मेंबर का कितना एलोंगेशन हो रहा है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। और दोनों का जो समेशन होगा उससे हम सीधा यहाँ पर जो वेक्टर एनालिसिस करके या फिर उसके कंपोनेंट्स लेते हुए हम फाइनल जो एक्सियल उसके अंदर डिफॉर्मेशन होने वाला है किसी भी डायरेक्शन के अंदर, उसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है, देखिए डिफॉर्मेशन को थोड़ा सा समझाऊं मैं, क्योंकि यूनिट लोड जो मेथड है काफी इंपॉर्टेंट मेथड बन जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से। हालांकि गेट वगैरह में भी पहले एक दो बार पूछा जा चुका है और ईएस में भी पूछता है ये, लेकिन नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं उनमें कम ही पूछा जाता है ये, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है ये एक हिसाब से, इसको करने में टाइम बहुत लगता है बेसिकली।
ठीक है, इस तरह से आपको आर्टिकुलेटेड फ्रेम दे रखा है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे m इक्वल्स टू 2j-3 वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्राइंगल फॉर्म की है, जिसके लिए मैं इसको परफेक्ट आर्टिकुलेटेड फ्रेम या परफेक्ट फ्रेम या फिर परफेक्ट ट्रस बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उनकी स्टडी ही बेसिकली इस यूनिट लोड के मेथड से की जाती है। क्योंकि अगर आपने इसके अंदर कोई रिस्ट्रेन लगा दिया, मान लीजिए यहाँ आपने एक एक्स्ट्रा मेंबर रिस्ट्रेन लगा दिया, तो इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर यूनिट लोड लगा रहे हो या फिर कोई भी लोड लगा रहे हो, तो उसके कारण डिफॉर्मेशन को कौन रोक लेगा? ये वाला एक्स्ट्रा मेंबर यहाँ पर रोक लेगा। तो जनरली जो यूनिट लोड मेथड लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है? परफेक्ट फ्रेम्स, यानी कि इन आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर यानी कि ट्रसेस के लिए, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के लिए, जिनके अंदर m इक्वल्स टू 2j-3 का क्राइटेरिया फॉलो होता है। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इनके बारे में। अब यूनिट लोड मेथड बेसिकली क्या करेगा, यहां देखिए। अब होता है कि एक्चुअल में किसी भी जॉइंट के ऊपर आपने लोड लगाया, मान लीजिए सारे मेंबर हैं, उनके ऊपर लोड्स लगे हुए कुछ ना कुछ। ठीक है, सब मेंबर हैं, उनके ऊपर हर जॉइंट के ऊपर लोड लगे हुए हैं। ट्रस्ट के अंदर जब भी मैं मेंबर पर लोड की बात करूंगा, उसका मतलब है जॉइंट पर ही, क्योंकि ट्रस्ट के अंदर कभी मेंबर के बीच में लोड नहीं लगेगा, वरना बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए इन द केस ऑफ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। राइट, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास लोड्स लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरली इन लोड के कारण किसी जॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ग्रीन वाला जॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। इस जॉइंट के अंदर इन लोड्स की वजह से कितना डिफॉर्मेशन होगा, उसकी जब कैलकुलेशन करेंगे, तब इंडिविजुअल जो एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है, ठीक है, इंडिविजुअल एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है, उससे उसके थ्रू हम निकालेंगे इंटरनल स्ट्रेसेस क्या क्या जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इंटरनल स्ट्रेसेस हमारे P1 P2 P3 ऐसे जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, Pn तक कुछ भी, जितने n नंबर ऑफ मेंबर हैं, तो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हुए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस सारे निकाले। इंटरनल फोर्सेस के बाद हम क्या करेंगे कि जिस भी जॉइंट का कंसिडरेशन लगना है, उसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पर यूनिट लोड। मान लीजिए ग्रीन वाला था, तो इसके लिए यूनिट लोड लगा दिए, यानी कि 1 किलो न्यूटन या 1 न्यूटन का मैंने यहाँ पर, जो भी मेरी यूनिट में कंसिडर कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने 1 किलो न्यूटन का यहाँ पर लोड लगा दिया। अब 1 किलो न्यूटन का लोड लगाने के बाद इसके अंदर इंटरनली जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, मान लेते हैं यू जनरेट हो जाते हैं, तो इन स्ट्रेसेस के कारण वर्क डन जो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आ रहा था, और इन स्ट्रेसेस के कारण वर्क डन जो हमारा यूनिट लोड के कारण आ रहा था, दोनों को इक्वेट किया जाता है। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारे पास डिफॉर्मेशन की वैल्यू आ जाती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वर्टिकल में हो। जब वर्टिकल का केस कंसिडर करेंगे, तब सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड्स को कंसिडर करेंगे, जिसमें यूनिट लोड की डायरेक्शन भी क्या होगी, वर्टिकल। और जब हॉरिजॉन्टल लोड का केस कंसिडर करेंगे, उसमें यूनिट लोड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। अभी आप दिमाग पर इतना लोड ना लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं किया है तो इतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, स्टेप्स भी मैंने आपको नहीं बताए, तो हल्का हल्का बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाए, बस थोड़ा सा कैच करते जाओ वर्ड्स, नए नए वर्ड क्या बोल रहा हूँ, नई टर्म्स क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए क्या किया मैंने इधर, कि लोड्स लगे हुए थे। अब जैसे ही लोड लगेंगे, तो जॉइंट्स इनके अंदर क्या स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल लोड से हुए स्ट्रेसेस जनरेट। स्ट्रेस जनरेट कौन से हो सकते हैं, कंप्रेसिव या टेंसाइल। अब कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुए, स्ट्रेस कोई ना कोई कमाल अपना दिखाना चाहता है, यानी कि अपना इफेक्ट दिखाना चाहता है। तो उसको इफेक्ट को दूर करने के लिए, यानी स्ट्रक्चर अपने खुद के इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करती है, खुद के अंदर एलोंगेशन या फिर शॉर्टनिंग कर देती है। और उसी एलोंगेशन और शॉर्टनिंग की स्टडी ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके लिए मेथड हमने यूज किया है यूनिट लोड मेथड। ठीक है, तो चलिए अब यूनिट लोड मेथड के हम स्टेप्स देखते हैं। जो डिफॉर्मेशन आया ना इसके अंदर, इन डिफॉर्मेशन को डिफ्लेक्शंस के अंदर मेजर किया जाता है। हॉरिजॉन्टल में आ गया तो डेल्टा एच, वर्टिकल में आ गया तो डेल्टा वी से इसको मेजर कर लेते हैं, दोनों का बाद में रिजल्टेंट निकालकर सीधा डेल्टा निकाल लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन से इसके अंदर फाइनल कितना गैप आए। और इतना तो हम 11th-12th में सीख लेते थे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। राइट, तो बेसिकली जो हम 11th-12th में लगा रहे थे ना फिजिक्स में, वेक्टर एनालिसिस कर रहे थे, वही करना है, ज्यादा दिमाग इधर लगाना ही नहीं है, ज्यादा सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, मेथड के बारे में पढ़ते हैं आप। यूनिट लोड
मेथड। प्रोसीजर है आपको एक स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से बता रहा हूं यहां पर मैं। ओके, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। आप सिंपली 10 या 20 सेकंड के लिए आगे स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम अनेबल टू ड्रॉ द डायग्राम हियर। कोई बात नहीं, हैंड से ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपली स्किप कर लीजिए थोड़ा सा। एक चीज बच्चों आप नोटिस करना है, यहाँ पर तो मैं आपको ऐसे पिंस बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर ऊपर ट्रस्ट बोला हुआ है तो अगर ऐसी कंडीशन भी है कि यानी कि इस तरह से पिंस नहीं बना रखी, तो भी आपको यहाँ पर पिंस यानी कि ट्रस्ट मानकर ही चलना है उसे। इसे आप रिजिड जॉइंट मत समझ लेना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, एनालिसिस करने में बहुत जोर आ जाएगा फिर, और आंसर भी गलत ही आएगा। ठीक है, तो अगेन हमें एक्सटर्नली और इंटरनली डिटर्मिनेट एक परफेक्ट ट्रस्ट दे रखा है यहाँ पर। इस तरह से कोई ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं, इसलिए मुझे देखते ही पता लग गया कि ये परफेक्ट ट्रस्ट है। इस परफेक्ट ट्रस्ट के ऊपर अगर मैं नंबर ऑफ मेंबर के नेम देता हूं, ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास कुछ मेंबर्स हो गए, ठीक है, इसमें 9 मेंबर हैं। उसके बाद कुछ जॉइंट्स हैं इसके अंदर। ओके, और जॉइंट के ऊपर मैंने क्या लगा रखे हैं यहाँ पर, लोड्स लगा रखे हैं। W1, W2, W3, W4। तो ट्रस आपके पास कुछ इसी तरह का आएगा कि एक ट्रस हमने लिया, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर ली, और अज्यूम कर लिया, यूनिट लोड मेथड समझा रहा हूं आपको, अज्यूम कर लिया कि उसके ऊपर लोड्स लगे हुए हैं, एक्सटर्नल लोड्स। तो कोई ट्रस जिसके अंदर n मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास n मेंबर्स हैं, यहां पर देखिए, उसके अंदर लेट अस अज्यूम कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेज आर, डेरिवेशन कर रहे हैं बेसिकली हम यूनिट लोड मेथड के लिए। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेज आर W1, W2, W3 डैश 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 अप टू WN, की n नंबर ऑफ मेंबर होते हैं तो WN। और इस केस में हमारे पास मेंबर हैं कम है, तो उनके अंदर हमने जॉइंट के ऊपर फोर्सेस कम लगा रखे, ठीक है, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड्स की बात हो रही है अभी। और अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस की। सो लेट internal stresses generated in members, internal stresses generated in member 1 2 3 कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, P1 अज्यूम कर रहे हैं हम, P2, P3, P4 डैश 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 Pn। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब ऐसे आप लिख रहे हो P, तो कैपिटल P को जनरल, जो जनरलाइज आप आइडिया लेना उसको लोड के लिए लिखना, इस तरह से आपको डिनोट जरूर करना है एब्रीविएशन आपने कौन सा यूज किया है। कैपिटल पी को लोड के लिए, और स्मॉल पी जो हमारा इस तरह से लाइन के नीचे लिखते हो उसे आप किससे बोल देना, स्ट्रेस से डिनोट कर देना, ठीक है। कुछ जगह क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास PL/AE, इसकी जगह क्या लिखा होता है इस तरह से, PL/E भी लिखा होता है। तो दोनों फॉर्मूले ही करेक्ट हैं, एक के अंदर लोड की बात चल रही है, दूसरे के अंदर स्ट्रेस की बात चल रही है। और आपको पता है स्ट्रेस हमारा क्या होता है, लोड अपॉन एरिया रहता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो कहीं आप सोचे कि ये वाला लिखा हो तो हमने गलत बता दियो, ओके, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे पास। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रेसेस इस तरह से जनरेट हो गए। अब क्या किया कि हमें तो क्या चाहिए, डिफॉर्मेशन। किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट पर तो जॉइंट्स के भी नाम दे देते हैं, किसी और कलर से देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। A B C D E N F, ठीक है, अदर मटेरियल सारा भी एक बार मिटा रहा हूं मैं। तो हमने क्या किया, अब इस जॉइंट को कंसिडर करना है, कौन से जॉइंट को, एफ जॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं कि इसके ऊपर लोड लगने की वजह से एफ जॉइंट का क्या डिफॉर्मेशन होगा, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी और डेल्टा वी की, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी।
हम एक बार डेरिवेशन लगाते हैं हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस के लिए। और एक चीज बता दूं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होगा, सिमिलर उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिराइव होगा, और फॉर्मूला दिखने में एक जैसा ही लगेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रस बनाया, ट्रस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाइड किया। एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई किया तो इन मेंबर्स के अंदर कुछ फोर्सेस जनरेट होंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो P1 है, यानी कि यहाँ पर P2 हो गया, इधर P1 हो गया, इस तरह से फोर्सेस कुछ जनरेट होंगे P1 P2 P3 Pn तक, अगर n नंबर ऑफ मेंबर है, राइट। तो अब हमने जॉइंट का कंसिडरेशन लिया। जॉइंट के कंसिडरेशन के लिए हमने क्या किया, इनिशियली इसके ऊपर डेल्टा डब्ल्यू लोड लगाया। ठीक है, इनिशियली हमने क्या लगाया, इसके ऊपर डेल्टा डब्ल्यू लोड को अप्लाई किया। ये आपने लिख लिया होगा, आई होप सो। और अब समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल लोड को हमने किससे लिया, डब्ल्यू से, और इंटरनल स्ट्रेसेस जो जनरेट हुए यानी कि एक्सियल स्ट्रेसेस, यानी कि या तो कंप्रेशन या फिर टेंशन, उनको किस नाम से लिया है हमने, हमारे पी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, लिख देता हूं चलो यहाँ पर, डब्ल्यू एक्सटर्नल लोड्स और फोर्स, और लोड और फोर्स एक ही बात होती है। ठीक है, और पी क्या है मेरे, इंटरनल स्ट्रेसेस। और याद रखना ये एक्सियल ही होंगे सिर्फ और सिर्फ, यानी कि पी एक्सियल होगा हमारे पास ओनली, कंप्रेसिव या टेंसाइल। एंड नेक्स्ट मैंने अब क्या अप्लाई किया है, इसके ऊपर एक डेल्टा डब्ल्यू इस तरह से अप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस एफ जॉइंट का कंसिडरेशन लिया, और इनिशियली इसके ऊपर डेल्टा डब्ल्यू यानी कि एक स्मॉल वैल्यू ऑफ लोड लगाई, बिल्कुल स्मॉल वैल्यू ऑफ लोड, फ्रैक्शन ऑफ लोड इसके ऊपर अप्लाई किया मैंने, कि इसके अंदर जॉइंट के अंदर क्या डिफॉर्मेशन आते हैं इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, यानी कि अपने फोर्सेस को बैलेंस आउट करने के लिए ये कौन सी कंडीशन में जाना चाहेगा। वर्टिकल लोड लगाया, तो एक बार हम वर्टिकल डिफॉर्मेशन का केस देखते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल लोड लगाया, उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा वर्टिकल डिफॉर्मेशन आ गया। अज्यूम कर लेते हैं डेल्टा वी इसके अंदर वर्टिकल स्मॉल, यानी कि, ठीक है, इनको इसको डेल्टा डब्ल्यू को बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू, यानी कि वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू ली जाती है डेल्टा डब्ल्यू की, ताकि देखने के लिए कि उसके इक्विलिब्रियम के अंदर क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस हमने ऑब्जर्व किया कि डेल्टा डब्ल्यू वर्टिकल डिफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ है। तो अब लोड लगा दिया, डिफॉर्मेशन लगा दिया, तो आपने कुछ याद हो सोम वगैरह के अंदर हम ऐसे लोड और डिफॉर्मेशन का कर्व बनाते थे, कुछ इस तरह से बनता था। तो हमको कुछ एनर्जी चाहिए या फिर टोटल वर्क डन चाहिए होता था, टोटल वर्क डन। तो हम क्या करते थे, इस लोड डिफॉर्मेशन जो कर्व आ रहा है उसका एरिया निकाल लेते थे। एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ, ट्राइंगल दिख रहा है ना, हाफ लोड इंटू डिफॉर्मेशन, लोड क्या लगाया हमने, डेल्टा डब्ल्यू, और डिफॉर्मेशन क्या दिख रहा है, डेल्टा वी। तो मेरे पास जो टोटल वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है, टोटल वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस कितना आ गया स्टूडेंट्स, हाफ डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू इंटू डेल्टा वी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब इस डेल्टा डब्ल्यू की जगह, अब इस डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहां पर 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड लगा दूंगा। ठीक है, बेसिकली मैंने 1 यूनिट लोड लगा दिया। अब क्योंकि यूनिट लोड लगा है, तो अज्यूम करते हैं उस यूनिट लोड की वजह से मेरे पास मेंबर के अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं वो कौन से हो गए, यू, इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यू टू यूनिट लोड। हमने क्या डिनोट कर दिए यहाँ पर, u डिनोट कर दिए, यानी कि अगर n मेंबर हैं तो इस u की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, n मेंबर्स के अंदर ये u क्या आ गया मेरे पास, u1 u2 u3 u4 डैश 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 un। ठीक है, दिस इज द इंटरनल स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू यूनिट लोडिंग इन दी डिफरेंट मेंबर, या फिर 1 to 3 मेंबर अप टू n रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब जब नोट्स बनाओ ना बच्चों, सिर्फ जो बोर्ड पर लिखा हुआ वही नहीं लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी लिखना, और बेस्ट ऐसे पॉसिबल वे में लिखना है कि देखते ही आपको फटाफट से पूरा का पूरा जो भी हमने पढ़ा है फटाफट से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से नोट्स बनाया करो, ऐसे नहीं कि जो सामने दिख रहा है और जिस शेप में मैंने लिखा है उसी शेप में लिखो। मेरे पास तो बोर्ड के ऊपर जगह कम होती है,
इसलिए मैं तो कहीं भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया, तो आप ये डायग्राम यहाँ थोड़ी बनाओगे, ठीक है। जहाँ मोस्ट सूटेबल जगह लगे, साफ सुथरी जगह, खुले खुले अक्षर और बड़े बड़े अक्षर, ताकि दिखाई दे, और कभी 5-6 सालों बाद भी पढ़ रहे हो तो पढ़ने में अच्छे लगे वो, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे लिखोगे कॉपी बचाने के चक्कर में, तो बाद में पढ़ने में आपको जोर आएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम के साथ लैपटॉप वगैरह इतना यूज करें तो आइज के ऊपर स्ट्रेन तो पड़ना लाजमी है, ठीक है। आइज तो कमजोर होंगी आज नहीं तो कल। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गए, इंटरनल स्ट्रेसेस आ गए। अब इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, राइट। इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से क्या आएंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम। हमने क्या बताया कि यूनिट लोड जो लग रहा था, आई एम नॉट एबल टू राइट, ओके, जब हमारे पास एक्सटर्नल यूनिट लोड मैंने अप्लाई किया, उसकी वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस इन मेंबर कौन से जनरेट हुए, इंटरनल स्ट्रेसेस इन डिफरेंट मेंबर्स 1 2 3 अप टू n, कौन कौन से जनरेट हुए, हमने एज्यूम किया u1 u2 u3 u4 डैश 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 un तक, ठीक है, राइट। आई होप सो आपको विजिबल होगा, वरना 1 to n तक सिंपल काउंटिंग ही लिखी, और कुछ ज़्यादा इसमें मैंने बताया नहीं अभी। अब क्योंकि यूनिट लोड यानी कि 1 किलो न्यूटन लोड के कारण जनरेट होने वाले स्ट्रेसेस अज्यूम किए हैं u1 u2 u3, तो अगर मुझे 2 किलो न्यूटन के कारण लगने वाले लोड होते तो क्या हो जाते, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2u1 2u2 2u3, यस और नो, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड डायरेक्ट इंक्रीज डबल कर दिया, तो यहाँ पर भी इंटरनल स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड डबल हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर इस 1 किलो न्यूटन को मैं डेल्टा डब्ल्यू, जो मेरे पास अभी मैंने स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल लोड लगाया था, बहुत छोटे लोड की वैल्यू लगाई थी फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन माय ट्रस एट दैट पर्टिकुलर जॉइंट एफ, तो उसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसके ऊपर जॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरनल स्ट्रेसेस की वैल्यू u1 डेल्टा डब्ल्यू, u2 डेल्टा डब्ल्यू, u3 डेल्टा डब्ल्यू डैश डैश un डेल्टा डब्ल्यू, राइट, यही आएगी। तो बस हमारे को क्या लेना है, इसी काम का लेना है, ठीक है। जिसमें ये हमारे को क्या बता रहा है, u1 डेल्टा डब्ल्यू क्या बता रहा है, दिस इज इंटरनल स्ट्रेस इन मेंबर नंबर 1। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, थोड़ा सा पॉइंटर हमारा फाइन करते हैं, दिस इज इंटरनल स्ट्रेस इन मेंबर नंबर 1, ठीक है। जो 1 2 3 ऐसे मेंबर लिखे थे ना, तो उस तरह से इंटरनल स्ट्रेस इन मेंबर नंबर 1 ड्यू टू स्मॉल या इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू अप्लाइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ किसी एक मेंबर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इनमें से हमने किसी एक रैंडम मेंबर को कंसिडर कर लिया, कि यहीं लिखने की कोशिश करते हैं, यहां जगह बची है थोड़ी सी। स्टूडेंट्स, इसमें से हमने क्या किया, एक रैंडम मेंबर को कंसिडर किया है। अभी हमने उसके अंदर कंसिडर कर लिया कि उसके अंदर स्ट्रेस जो अप्लाइड हो रहा था वो उसकी वैल्यू थी u1 डेल्टा w, ठीक है। जो हमने किसी, सॉरी u1 नहीं लेते, सिंपल u ले लेते हैं, ठीक है। u डेल्टा w, कोई भी मेंबर है, n नंबर ऑफ मेंबर में से कोई भी एक सिंगल मेंबर अभी कंसिडर किया है। उस सिंगल मेंबर के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि u डेल्टा w, इसके अंदर क्या आ रहा है, एक स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। u डेल्टा w, इसके अंदर एक हमने स्ट्रेस ऑब्जर्व किया, ठीक है। और स्ट्रेस का मतलब यहां पर मेरा लोड से, एक बार लोड या फिर फोर्स से, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू क्या था, हमने एक स्मॉल लोड अप्लाई किया था, ठीक है। इन्फिनिटेसिमल ये लोड था, और यू हमारे साथ उसके साथ क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। अब आपको पता है जब भी लोड लगेगा ट्रसेस के अंदर, या तो क्या होगा, वो कंप्रेसिव होगा, या क्या होगा मेरा टेंसाइल होगा, यस और नो, इतना मानते हो। या लोड मेरा क्या होगा, कंप्रेसिव या टेंसाइल होगा। यू से लोड का मल्टीप्लीकेशन करने से वहां पर क्या हो जाता है, उसकी हमारे को फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाती है, कि अगर यूनिट लोड लगा होता है हमारे पास यू स्ट्रेस है, तो उसके फ्रैक्शन से अगर मैंने इतना लोड लगा दिया तो मेरे को कितना उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा, इसलिए मैंने यू डेल्टा डब्ल्यू एक बार उसमें से ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। ये लोड मेरे पास आ गया। अब आपको पता है एक्सियल लोड है या तो कंप्रेसिव या टेंसाइल,
उनके कारण आने वाला एक्सियल डिफॉर्मेशन जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता था, PL अपॉन AE, जहां पर P किसको डिनोट करता था, लोड को, और लोड की जगह इस बार कौन आ गया हमारे पास, U डेल्टा W। लोड है, उसके बाद उस मेंबर की लेंथ मान ली हमने L है। अगर उस मेंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया EA हो गया और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास E आ गया, तो उस मेंबर के अंदर, ठीक है, उस मेंबर के अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगा, क्या मैं उस डिफॉर्मेशन को ऐसे लिख सकता हूं, डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू U डेल्टा W L अपॉन AE, राइट, लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि मैंने इस लोड का फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है, लोड के फ्रैक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई किया और AE से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर मेरे पास एक्सियल डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अभी इस एक्सियल डिफॉर्मेशन को नाम नहीं दे रहा हूं मैं कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ और सिर्फ कैसा है, ये एक्सियल डिफॉर्मेशन है, जिसकी वैल्यू PL अपॉन AE से हमने डिराइव करके क्या बना दी, U डेल W L अपॉन AE यहां पर डिराइव कर दी। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। सो वर्क डन हमारे पास मेंबर के अंदर स्टोर्ड इन दिस मेंबर क्या हो जाएगा, वर्क डन का मतलब आपको क्या पता होता था, हाफ इंटू फोर्स इंटू डिफॉर्मेशन, राइट। लोड डिफॉर्मेशन कर्व बनाओ चाहे फोर्स डिफॉर्मेशन करो, बात तो एक ही है ना। पहले हमने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क डन हमने कितना अप्लाई किया। अब हम बात करें अप्लाइड के बाद स्टोर्ड की, तो स्टोर्ड में हमारे पास क्या है, फोर्सेस है। कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो एक तो मेंबर के अंदर अगर आपको फोर्स याद हो, आपको दिखा देता हूं मैं यहां पर, मेंबर के अंदर आपको फोर्सेस याद हो, कहाँ गए फोर्सेस हमारे, हमने शायद इरेज कर दिए या फिर, चलिए कोई बात नहीं, ये रहे, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, एक तो एक्सटर्नल लोडिंग लगी है और उस एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर इनफाइनाइटेसिमल हमने डेल्टा डब्ल्यू को इंक्रीज किया। याद रखना बहुत छोटी वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू की है, जिसको कंसिडर भी बहुत कम किया जाता है। अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया उसको स्मॉल वैल्यू के साथ, तो उसको तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे, इतनी हमारे पास स्मॉल वैल्यू ली है हमने। तो हमारे पास एक मेंबर के अंदर कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, एक तो P ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जनरेट हो रहे थे, और दूसरे कौन से हो जाएंगे, जो डेल्टा डब्ल्यू हमने यहाँ पर अप्लाई किया था उसकी वजह से। तो हमारे पास फोर्सेस कौन कौन से हो जाएंगे, यहां देखिए स्टूडेंट्स, हाफ, और फोर्सेस में इस बार मैं क्या लिखूंगा, एक तो P लिखूंगा, दूसरा क्या लिख दूंगा, डेल्टा डब्ल्यू, राइट। और डेल्टा डब्ल्यू भी कौन से वाला, U डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि एक मेंबर के अंदर डेल्टा डब्ल्यू तो क्या हमने अप्लाई किया था, पूरे के पूरे उस जॉइंट के ऊपर अप्लाई किया था, लेकिन अब हम कंसिडरेशन किसका ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर मेंबर का। तो उस मेंबर के अंदर उस जॉइंट का फ्रैक्शन जाएगा, ठीक है, उस डेल्टा डब्ल्यू का फ्रैक्शन जाएगा, और कितना फ्रैक्शन जाएगा, यू डेल्टा डब्ल्यू, जिसमें U1 U2 U3 N क्या थे, ये उसके फ्रैक्शन के अंदर स्ट्रेसेस की वैल्यू जनरेट हो रही थी उस मेंबर के अंदर। जनरली हम स्ट्रेसेस को वैसे तो यूनिट से ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि यूनिट लोड लगाया है एक 1 की वैल्यू में, इसलिए इसको U से उसके एक छोटे से फ्रैक्शन से, उसके छोटे से एक पार्ट से हमने टोटल लोड को यानी कि डेल्टा डब्ल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास लोड आ गया, और थोड़ी देर पहले ही हमने डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकाली है। डिफॉर्मेशन हमारे पास उस लोड की वजह से कितना आता है स्टूडेंट्स, U डेल्टा डब्ल्यू एल अपॉन ए, राइट, U डेल्टा डब्ल्यू एल अपॉन में AE। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब आपने नोटिस किया कि इस वाले में मैंने P क्यों नहीं लिखा, ठीक है, कि इस वाले के अंदर मैंने P क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई की थी उसके रिस्पेक्ट में स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल हमने लोड लिया डेल्टा डब्ल्यू, और उसके फ्रैक्शन के लिए, मेंबर के उसके फ्रैक्शन के लिए उसमें जितना चेंज आया है सिर्फ उसे ऑब्जर्व किया हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ उसे ऑब्जर्व किया, और P को यहाँ पर फोर्स के अंदर तो कंसिडर कर ही लिया हमने। और जब इसके बाद फाइनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि P का यूज किस तरह से हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी टर्म को अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ PU डेल्टा डब्ल्यू एल अपॉन AE प्लस
हाफ, इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई किया इस तरह से, u डेल्टा w एंड u डेल्टा w l अपॉन ए ई। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि u डेल्टा w ऑलरेडी इनफाइनेटेसिमल यानी कि बहुत स्मॉल वैल्यू थी, उसके बाद क्या ले लिया मैंने, उसको एक फ्रैक्शन ले लिया, उसका भी फ्रैक्शन कर दिया, और उसके फ्रैक्शन को और उसी की छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आने वाली है ना, ये विल बी वेरी वेरी स्मॉल। और आपको पता है बहुत छोटी जो वैल्यू होती है जनरली हम क्या कर देते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो नेग्लेक्टिंग दिस वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, हालांकि वेरी वेरी कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी एक नया वर्ड हमने सिविल इंजीनियर ने क्या कर रखा है, डिराइव कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो मेरे पास वर्क डन स्टोर फाइनल मेरे पास आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, हाफ पी यू एल डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ए ई, ठीक है। ये मेरे पास वर्क डन स्टोर की इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस वर्क डन स्टोर को मैं वर्क डन अप्लाइड के साथ में रिलेट करूंगा। तो हमने कुछ देर पहले वर्क डन अप्लाइड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या आया था, हाफ इंटू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा वी, ठीक है। हाफ इंटू डेल्टा डब्ल्यू इंटू डेल्टा वी, याद रखना इसे। अब क्या करेंगे, वर्क डन जो हमने अप्लाइड किया है उसको इक्वल कर देंगे स्टोर्ड से। किसकी बात हो रही है, बेसिकली वर्क डन की। अप्लाइड क्या किया था, हाफ इंटू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा वी, यानी कि लोड इंटू डिफॉर्मेशन कर्व से, ठीक है। अप्लाई तो हमने डेल्टा डब्ल्यू किया उस जॉइंट के ऊपर, क्योंकि जॉइंट कंसिडरेशन कर रहे हैं, मेंबर कंसिडरेशन नहीं कर रहे। मेंबर कंसिडरेशन कब होगा, जब हम स्टोर्ड वैल्यू की बात करेंगे। और स्टोर्ड वैल्यू में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला डिराइव किया, हाफ पी यू एल डेल्टा डब्ल्यू अपॉन ए ई, हाफ पी यू एल डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में ए ई। सब टर्म्स की आपको मतलब बता देता हूँ। डेल्टा डब्ल्यू तो क्या है, वो स्मॉल इनफाइनेटेसिमल जो वैल्यू हमने लोड की लगाई थी उस जॉइंट के ऊपर। डेल्टा वी क्या है, उस जॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन आया था उसको कंसिडर किया हमने, ठीक है। पी क्या है, उस मेंबर के अंदर जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड थे उनकी वजह से, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड जो W1 W2 इस तरह से हमने अप्लाई कर रखे थे उनकी वजह से, जो उस पर्टिकुलर मेंबर में, पी का मतलब हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर मेंबर को कंसिडर किया, इसकी जगह P1 P2 P3 कुछ भी हो सकता है, सबके अंदर कंबाइन की बात हम नहीं कर रहे, इंडिविजुअल की बात चल रही है, ठीक है। तो वो उस लोड की वैल्यू है, ठीक है। और यू क्या है मेरे पास, अगर यूनिट लोड लगाया होता तो उस मेंबर के अंदर यूनिट लोड की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस क्या जनरेट हुए उनके बारे में बता रहा है। और मेरे पास एल क्या है, उस मेंबर की लेंथ, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, स्मॉल इन्फिनिटेसिमल लोड अप्लाइड एट द जॉइंट, ठीक है। और ए मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मेंबर। ये फॉर्मूला इसलिए यूनिट लोड का लगाते हैं, जनरली तो हम और किसी मेथड से भी कर पाते हैं, लेकिन इसमें देखो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखे हैं आपको, हर मेंबर का अलग, हर मेंबर की लेंथ अलग, तो उसलिए अगर अलग अलग मेंबर की लेंथ है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग है, तो उनके लिए भी ये फॉर्मूला लगाकर आप उस स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट लोड लगाकर सिंपली कितना डिफॉर्मेशन आने वाला है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, डेल्टा डब्ल्यू से डेल्टा डब्ल्यू कट कर दूंगा। हालांकि मैथमेटिशियन इससे बड़े नाराज होते हैं कि ऐसे आप डायरेक्ट कट नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे चलता है थोड़ा सा, ठीक है। हाफ से हाफ कट किया, तो मेरे पास जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन आएगा ड्यू टू अप्लाइड द वर्टिकल लोड ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू, मेरे पास वर्टिकल डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, पी यू एल अपॉन में ए ई, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला देखा तो इसके अंदर देखो एक्सटर्नल लोड भी आ गया, सॉरी इंटरनल लोड जो जनरेट हुआ था वो भी आ गया, और यूनिट लोड के कारण लगने वाला यू भी आ गया, डेल्टा डब्ल्यू कहीं कंसिडर नहीं हुआ। और आपको पता है जो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पी एल अपॉन ए ई की, जिसमें पी किसको डिनोट कर रहा था, लोड को, और ये दोनों भी क्या है, लोड सी तो है, राइट। तो यहां पर मेरे पास वर्टिकल डिफॉर्मेशन की जो फाइनल वैल्यू आ गई, उसके लिए फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया मेरे पास, पी यू एल अपॉन ए ई। ये तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, पी को, यू को पी की सबस्क्रिप्ट में मत मान लेना, ठीक है। ये तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, ओके। तो पी यू एल अपॉन में ए ई, ये मेरे पास एक फॉर्मूला यहां पर डिराइव हो चुका है, ओके स्टूडेंट्स।
तो इसी तरह से अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन निकालना हो तब क्या करोगे? तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला ऐसे ही आएगा, डेल्टा हॉरिजॉन्टल बराबर पी यू एल अपॉन में ए ई ही आएगा, लेकिन उसके केस में यू की जगह यू डैश लिख दीजिए। और यू डैश हमारा कहाँ से आया था? बाय अप्लाइंग द यूनिट लोड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इसे तो आपने कहाँ अप्लाई किया था? इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। और इसे आप कहाँ अप्लाई करोगे? इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये तो था डिफॉर्मेशन एक मेंबर की वजह से। क्या हो अगर आपको सारे मेंबर के लिए निकालना हो? तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, वर्टिकल का एक केस समझा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल भी सेम ही रहेगा, देयर इज नॉट मच चेंज हियर। तो टोटल वर्टिकल डिफॉर्मेशन ड्यू टू द मेंबर फोर्सेज इन ऑल द मेंबर्स, हमारे पास डेल्टा वी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? समेशन ऑफ ऑल द मेंबर पी यू एल अपॉन में ए ई। क्योंकि सबकी वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज हो सकती है, पी की, यू की, एल की, ए की, आई की, इसलिए मैं ऐसे पी आई यू आई इस तरह से नहीं लिख रहा, सीधी ही क्या लिख रहा हूँ कि इनकी वैल्यू 1 to n मेंबर के लिए सबका समेशन करके आप क्या कर लोगे? ज्वाइन कर लोगे। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा? वर्टिकल डिफॉर्मेशन आ जाएगा वहां पर। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल डिफॉर्मेशन आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल की बात करोगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या ड्राइव हो जाएगा? आई इक्वल्स टू 1 to n, आई इक्वल्स टू 1 to n पी यू डैश एल अपॉन में ए ई। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो जाएगा। ठीक है, और u और u डैश क्या है बच्चों मेरे? दीज आर दी फोर्सेस डेवलप इन दैट पर्टिकुलर मेंबर ड्यू टू दी, याद रखना फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, p भी मेरा फोर्स है, u भी मेरा फोर्स है। कई बार हम इनको स्ट्रेस फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, कई बार हम इनको क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस फंक्शन। तो उन स्ट्रेस फंक्शन के लिए हम इनको फोर्सेस के नाम से अलग में p और u यानी कि किलो न्यूटन के अंदर मेजर करते हुए इनकी वैल्यूज बताते हैं। अगर मैंने पहले स्ट्रेस बोला है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? इनको लोड्स कंसिडर कर रहा हूँ, यानी कि फोर्सेस कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन फोर्स कंसिडर निकालना बड़ा इजी हो जाता है। कि मान लीजिए ये जॉइंट के ऊपर आपके पास इस तरह से 6 किलो न्यूटन लोड लग रहा था, ये दो मेंबर आपके पास जा रहे हैं, कोई एंगल थीटा थीटा इस तरह से बने हुए हैं, तो इनके ऊपर आप लोड किस तरह से निकालोगे? इस मेंबर को बोल दो P1, इसे बोल दो P2, तो आप क्या कर दोगे कि P1 कोस थीटा प्लस P2 कोस थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 6 किलो न्यूटन के। बेसिक जो 11 12th में हम पढ़ते थे ना, बस वही मेथड यूज करने, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना इसके ऊपर, ज्यादा दिमाग लगाया तो गलत हो जाएगा। जो स्टेप्स हैं सिंपली बस उन्हें आप फॉलो करते जाओ। ठीक है, और स्टेप्स देखिए आप क्या क्या फॉलो करोगे। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग यूनिट लोड मेथड, प्रोसीजर आपको देखिए क्या फॉलो करना है। तो स्टेप 1 जो मेरा है, आपको क्या करना है? इनिशियली आपको फाइंड करना है P1 P2 P3 डैश डैश Pn। सबसे पहले हमने क्या किया? जो एक्सटर्नल लोड लगे हुए थे उनकी वजह से P1 P2 P3 जो भी अलग अलग मेंबर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल स्ट्रेस फंक्शन जनरेटेड ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। ठीक है, स्टेप 2 क्या करोगे? रिमूव ऑल द एक्सटर्नल लोड। अब आपको क्या करना है? सारे के सारे एक्सटर्नल लोड को रिमूव करना है, और उसकी जगह पर आपको, आपने क्या अप्लाई किया था वहां पर? यू यानी कि यूनिट लोड अप्लाई किया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? रिमूव ऑल दी। डेल्टा डब्ल्यू को तो हमने बस डेरिवेशन के लिए यूज करना था, और हम डेल्टा डब्ल्यू कहीं कंसिडर नहीं करते। डेरिवेशन से आपको बता दें कि बिल्कुल स्मॉल सी वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू की लगाने के बाद क्या चेंज आएगा, लेकिन लास्ट में तो नेग्लेक्ट ही हो गई थी। हमारे पास फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था, जो हमारे पास क्या बन के आया था? पी यू एल अपॉन ए, इस तरह का जो फॉर्मूला बन के आया था, समेशन ऑफ। तो यानी कि उस फॉर्मूले में आपने देखा डेल्टा डब्ल्यू तो है ही नहीं, तो लास्ट में अपने आप ही हट जाता है, इसलिए मैंने स्टेप्स में उनको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। हालांकि स्टेप में हमने जो डेरिवेशन किया था तब डिस्क्राइब जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसके लिए आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टेप में क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेप में रिमूव ऑल द एक्सटर्नल लोड्स। ठीक है, एंड अप्लाई
यूनिट लोड। अब अप्लाई यूनिट लोड के बाद क्या करना है आपको, फाइंड इंटरनल मेंबर फोर्सेस ड्यू टू दैट यूनिट लोड। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल मेंबर के जो अंदर फोर्सेस थे, सबसे पहले तो क्या किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होता उसकी मदद से आपने निकाले इंटरनल मेंबर फोर्सेस। मेथड ऑफ जॉइंट या फिर मेथड ऑफ सेक्शन निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत लंबा रहता है और इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में आराम आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, आप भी ध्यान से पढ़ना इसे। सबसे पहले इंटरनल मेंबर फोर्सेस निकाले, या मेथड ऑफ सेक्शन लगा लो, मेथड ऑफ जॉइंट लगा लो। वो आपको मैं अगले जो लेक्चर होगा उसमें बाय क्वेश्चन भी समझा दूंगा, अगर आपको नहीं आता। बहुत ईजी होता है। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है, जो 11th-12th में हम करते थे ना, इक्विलिब्रियम लगाते थे, यानी कि बेसिकली वहां पर हम वेक्टर को सेटिस्फाई कर रहे हैं जॉइंट के ऊपर। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखने के लिए वेक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, ज्यादा लोड नहीं है उसमें। ठीक, कंपोनेंट लेंगे, फंक्शन यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, इस तरह से करना है, ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें। तो इंटरनल हमने फोर्सेस निकाले जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 u2 u3 डैश 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 un तक हो जाएगी। स्टेप 3 में स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, ठीक है, हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी, ठीक है, इक्वेशन यानी कि कौन कौन सी डिराइव की थी, वर्टिकल के लिए समेशन ऑफ 1 to n p u l अपॉन ए अप्लाई कर दोगे, और हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन के लिए समेशन ऑफ ऑल दी मेंबर 1 to n पी यू एल अपॉन ए ई, इस तरह से ड्राइव करके हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस करना, हालांकि क्वेश्चन में तो बताऊंगा, फिर भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, जो लोड लग रहे होंगे, हर मेंबर का अलग लोड निकाला, उस मेंबर के लोड को हर मेंबर के इंटरनल स्ट्रेसेस के इंटरनल लोड के साथ में जो कि यूनिट लोड अप्लाई करने के कारण आया था उससे मल्टीप्लाई किया, हर मेंबर की लेंथ को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद उसके अंदर जो हमारा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा था उससे डिवाइड किया, और उसका जो यंग्स मॉडुलस था उससे डिराइव किया। तो एक टेबल सी आपने ऐसे बनाई, और उसके अंदर हर मेंबर की, मान लो ए बी मेंबर है, बी सी मेंबर है, सी डी मेंबर है, उनके लिए ये जो पी यू एल की वैल्यू अलग अलग आ रही है, लास्ट में उनका समेशन करना है। ठीक है, उनका समेशन करोगे जब आप, तब आपके पास क्या आ जाएगी, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। वर्टिकल कब आएगी, जब आप वहां पर वर्टिकल यूनिट लोड लगाओगे, और हॉरिजॉन्टल कब आएगी, जब आप वहां पर हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड लगाओगे। तो ये था बच्चों हमारा बेसिक, या फिर हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ आर यूनिट लोड मेथड। ठीक है, बेसिकली हम इसको आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर या ट्रसेस के लिए करते हैं, एक हमारे बीम और ट्रस बीम के अंदर भी रह जाते हैं, यानी कि रिजिड जॉइंटेड में भी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, उसमें कास्टिक ग्लैनों की एक तरह से डिराइड फॉर्मेशन है, लेकिन जो प्रॉपर यूनिट लोड मेथड है ना, वो ये वाला रहता है मेरा। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आया होगा, कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, होप्स यू हैव एंजॉयड द सेशन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।